नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं। कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। आज हमारा आधार कार्ड हमारी जिंदगी का आधार बन चुका है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इस डॉक्यूमेंट के बिना हमारा काम चलता हो। बैंक से लेकर छोटे मोटे दफ्तर तक आधार के बिना एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि इस आधार में भी ठगों ने सेंध लगा दी है तो चौंकना लाजमी है। दरअसल नोएडा से ठगी का एक ऐसा ही मामला आया है जहां ठगों ने न केवल आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स ही बदल डाला, बल्कि इस तरह बने फर्जी आधार कार्ड से फर्जी पैन कार्ड तक तैयार कर लिए। नोएडा में लोन के लिए की गई इस ठगी की खबर के बाद हर कोई सकते में है। सवाल उठ रहे हैं, क्या हमारा आधार वाकई सुरक्षित है और अपने आधार को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे कोई उसमें सेंध न लगा पाए, वो कौन से उपाय हो सकते हैं। तो तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर अपराधियों के हाथ आधार कार्ड के बायोमेट्रिक तक पहुंच जाएंगे, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं रहा होगा। लेकिन जब नोएडा पुलिस के हत्थे ये अपराधी चढ़े तो उनकी करतूतों ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस ने इनके पास से न केवल तमाम फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए, बल्कि पुलिस के हाथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, आई स्कैनर, वेब कैमरा, एक सिलिकॉन अंगूठा भी लगा, जिसका इस्तेमाल ये अपराधी बायोमेट्रिक्स पहचान बदलने के लिए करते थे। इन अपराधियों के लिए ऐसे लोग आसान शिकार होते थे जिनका सिविल स्कोर खराब होता था। अपने शिकार को तलाशने के बाद इनका असल खेल शुरू हो जाता था। पहले फर्जीवाड़े से ये लोगों का आधार कार्ड तैयार करते। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए ये पहले नाम में मामूली बदलाव करते। असली से नजर आते फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोगों के फर्जी पैन कार्ड तैयार कराते थे और फिर लोन दिलाने का गोरख धंधा शुरू होता था। थाना 63 के थानाध्यक्ष ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी आधार कार्ड बना करके और लोगों को लोन दिलवाता था। जब पूरी पूछताछ की गई इनसे तो ये पता चला कि पहले लोग जो आधार कार्ड बनवाए थे बैंक से लोन लिए थे और उस पर फिर ये बैंक में लोन ना अदा करने के कारण ब्लैक लिस्टेड हो गए थे। तो अब दोबारा वो लोग फिर से बैंक से लोन ले सके, इसके लिए इन लोगों ने उनको पूरी सहायता दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह ने अपना एक्सेस UIDAI साइट तक कर रखा था। आधार कार्ड के फर्जीवाड़े का इनका तरीका बेहद हाईटेक था। इसके लिए ये लोगों के एक हाथ की उंगली और बाकी पैरों की 9 उंगलियां स्कैन कर लेते थे। इतना ही नहीं, रेटिना मशीन को उल्टा करके ये अपने फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। इसके पास इनके वेब कैमरा भी था, आई स्कैनर भी था और जब ये आधार कार्ड बन जाता था तो फिर से शो करता था बैंक में और फिर जाकर के लोन लेते थे। तो इस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ है जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल नोएडा सेक्टर 63 की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इन अपराधियों ने कबूल किया है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर लोन के नाम पर लोगों से 15 से 20 हजार रुपए तक ऐंठते थे। इन अपराधियों का जाल नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक फैला था। गिरोह का हर मेंबर एक दूसरे के संपर्क में रहता था और सभी ने अपना काम बांट रखा था। कुछ लोगों ने आधार बनाने के नाम पर जनता से उनके अंगूठों के निशान ले लिए हैं, नकली आधार सेंटर चला रहे हैं और वहां पर बायोमेट्रिक लेकर उसको आधार के असली स्टेशंस पर यूज किया जा रहा है। बैंक खातों से पैसा निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधार के नाम पर जो नकली सेंटर चल रहे हैं वो आधार बनाने की बजाय लोगों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसको एक्चुअल आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं।
आज के समय जब हमारा आधार कार्ड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार बन चुका है, तो ऐसे में सबसे सिक्योर समझे जाने वाले डॉक्यूमेंट के डेटा तक छेड़छाड़ की खबरें हैरान करती हैं। साथ ही सवाल उठते हैं कि साइबर क्रिमिनल की हदें आखिर कहां तक हैं और ऐसे फर्जीवाड़े आखिर क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। जाहिर है, नोएडा में आधार कार्ड में छेड़छाड़ का ये केवल एक मामला नहीं है। ठगों ने साइबर स्पेस में कदम कदम पर अपना जाल बिछा लिया है। भूपेंद्र चौबे, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे रैकेट सामने आते हैं, इस किस्म की ठगी सामने आती है, तो चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि आधार का उपयोग आज कदम कदम पर हो रहा है। न केवल आपकी पहचान के लिए, बल्कि अलग अलग स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए, अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाने के लिए, और मोबाइल से लेकर बैंक अकाउंट तक सब जगह आधार चलता है। ऐसे में आधार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, अपने आधार कार्ड को सेंधमारों से कैसे बचाएं, ये जानना, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे जाल को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ जाने माने देश के साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। इसके अलावा रणवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं। हमारे साथ आर.के. गौर साहब मौजूद रहेंगे, एडवोकेट हैं, देश के जाने माने। इसके अलावा बिजॉन मिश्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मसला डेटा में सेंधमारी से जुड़ा है। सीधे मैं पवन दुग्गल जी का रुख करना चाहूंगा। बहुत बेसिक सा सवाल मैं पवन जी आपसे करूंगा। इस पूरे मामले को देखने के बाद लोगों के जहन में सवाल आएगा कि हम जगह जगह अपने आधार की फोटोस्टेट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के लिए करते हैं, अलग अलग ई वॉलेट में केवाईसी के लिए करते हैं, बैंक में देकर आते हैं। अगर किसी का आधार नंबर किसी के पास है, तो उससे कौन कौन सी जानकारियां उससे जुड़ी हासिल की जा सकती हैं? क्या बायोमेट्रिक्स जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती है? क्या उस डेटा तक भी पहुंच बनाई जा सकती है? आज की तारीख में आधार जो है भारतीय इकोनॉमी का एक आधार बन चुका है। पहले लोगों ने सोचा कि आधार केवल भारत का नया राशन कार्ड है, लेकिन अब वो उस राशन कार्ड से कहीं ज्यादा परे है। लेकिन आधार की कुछ लिमिटेशंस हैं जी। अगर आप आधार को रेकलेसली इस्तेमाल करेंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके आधार का दुरुपयोग भी हो जाए। देखिए, अगर आप आग के साथ लगातार खेलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आग आपको आकर छू जाएगी, आपकी जो त्वचा है उसको जला देगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने आधार का मिसयूज करते रहेंगे, उसको रेकलेसली हर जगह शेयर करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल संभावित तौर पर पॉसिबल है कि आपके आधार का नंबर जो है वो मिसयूज हो सके। तभी ये कहते हैं ना कि आज एक नई क्रांति चल रही है भारतवर्ष में। मैं उसे बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपनी जानकारी की बिना सोचे समझे कि उसकी क्या कानूनी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो आज होता क्या है, मैं कहीं जाता हूं, अपना सेल फोन नंबर लेने जाता हूं, अपना डुप्लीकेट सिम लेता हूं, कहीं जाता हूं, हर व्यक्ति लोग मुझसे आधार मांगते हैं। मैं आधार की फोटोकॉपी अनाप शनाप जगहों पर देता रहता हूं बिना सोचे समझे कि साहब ये फोटोकॉपी से नुकसान हो सकता है। हमें समझना होगा कि आधार का जो कोर वैल्यू है, यानी कि सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, वो सुरक्षित है जहां पर आपकी और मेरे बायोमेट्रिक जानकारी वहां पर विद्यमान है। लेकिन अब क्योंकि जब सरकार ने अलग अलग चीजों को आधार के साथ जोड़ दिया है, तो एक आधार इकोसिस्टम बनकर आया है, वो असुरक्षित है। और अगर आप केयरफुल ना हुए, तो संभावित तौर पर इस आधार इकोसिस्टम में आपके आधार को दुरुपयोग हो सकता है। मैं यहां पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाना चाहता हूं। जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या ये मान के चले कि 3 पार्टियां हैं? एक तो वो UIDAI का सर्वर, एक मैं जिसमें मेरा डेटा जिसने उस सर्वर को दिया है, और वो सर्वर वहां पे सुरक्षित है। लेकिन इन 2 पार्टीज के बाद एक थर्ड पार्टी भी आती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है। वो कोई भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो ई वॉलेट भी हो सकता है, वो मोबाइल कंपनी भी हो सकती है, वो कोई ई कॉमर्स साइट भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी के पास जब डेटा जा रहा है, तो क्या दरवाजे सेंधमारी के वहीं से खुलते हैं? इसमें कोई दो राह नहीं है कि जैसे आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास जाएगा, कहीं ना कहीं सेंधमारी के दरवाजे वहां से खुलेंगे। हालांकि कानून ने अब विभिन्न प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं, जैसे इन सर्विस प्रोवाइडर्स को अब आधार एक्ट के अंदर वेरियस ड्यू डिलिजेंसेस करने होते हैं। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत विभिन्न प्रकार के नए कंप्लायंसेस करने होते हैं, ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतने के लिए। लेकिन वास्तविक तौर पर होता यह है कि अधिकांश तौर पर कंप्लायंसेस होते नहीं है। देखिए, आपके पास आपका आधार है,
अगर आप आधार की फोटोकॉपी सबको बांटते फिरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर आप उसका सुनिश्चित तौर पर लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिकांश भारतवासियों ने अपना आधार लॉक नहीं कर रखा है। आप यूआईडीए की वेबसाइट पर जाकर उसे लॉक कर सकते हैं। उसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि फिर आपको नोटिफाई किए बगैर आधार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो आपको जो नुकसान होने की संभावना है बहुत कम हो सकती है। लेकिन हम अगर आधार का लॉक नहीं बंद करेंगे, जी। आधार के दरवाजे खुले रखेंगे, हर व्यक्ति को आधार देंगे, हर सर्विस प्रोवाइडर को आधार देंगे, तो सुनिश्चित तौर पर इस आधार का दुरुपयोग होगा। यही कारणवश है कि प्रत्येक साल यूआईडीएआई लगभग 50 से 100 एफआईआर दर्ज करती है विभिन्न प्रकार के आधार के मिसयूज के इंस्टेंसेस को लेकर। और ये अधिकांश मिसयूजेस जी। सर्विस प्रोवाइडर्स के दौर पे आते हैं, क्योंकि देखिए आधार यूआईडीएआई तो पूर्णतः सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है, अलग अलग कदम भी उठा रही है। उपभोक्ता अपनी गैर जिम्मेवारी कह लीजिए, नेग्लिजेंस कह लीजिए, अक्सर जो अनावश्यक लोगों के साथ आधार शेयर करेंगे वहां से सेंधमारी हो सकती है। लेकिन अधिकांश सेंधमारी होती है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से, जो आपका आधार ले लेते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है फिर आपका आधार कहां कहां यूज होने वाला है। बिल्कुल, मैं पवन जी आपके पास आता हूं। मैं सीधे रणवीर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रणवीर जी, जो नोएडा वाला मामला जिसको आधार से जुड़ा मामला जो आया सेंधमारी का, इसमें एक नया पहलू भी उभरकर सामने आया, वो ये कि ये जो शातिर अपराधियों का गिरोह था, ये बायोमेट्रिक्स के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा था, सेंधमारी कर रहा था। अब ये कैसे मुमकिन हो सकती है? क्योंकि इनके पास आई स्कैनर्स मिले हैं, इनके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मिले हैं, इनके पास सिलिकॉन के अंगूठे मिले हैं। कहा जा रहा है कि उसके जरिए छेड़छाड़ की जा रही थी। ये आपकी जानकारी में, आपके इन्वेस्टिगेशन में कभी आपने देखा इस किस्म का फ्रॉड? देखिए, डिजिटल इस युग के अंदर जो हमारा आईटी एक्ट है, और क्योंकि धारा तो ये सारी की सारी हमारी चीटिंग में ही आएंगी, मतलब जो आदमी चीटिंग करता है इस प्रकार से फ्रेब का धंधा करता है। लेकिन जो आपका सवाल है वो सवाल रिलेटेड है हमारे डिपार्टमेंट से। जी। जो डिपार्टमेंट जहां पे हमारा सारा का सारा डाटा फीड होता है और या जिनके पास सुरक्षित होता है, वहीं से ये सेंधमारी होती है। फॉर एग्जांपल, दूसरी जो सेंधमारी है वो है हमारी सर्विसेज, जो सर्विसेज जो सिस्टम है, चाहे बैंक का है, चाहे उसका डॉक्टर्स का, या जहां भी हमारा आधार कार्ड यूज होता है, आमतौर पे टिकट के लिए या डॉक्टर्स के लिए या हमारे दूसरी सर्विसेज के लिए, जी। वहां जो डाटा दिया जाता है वहां आधार कार्ड का नंबर भी होता है, और उस नंबर के साथ उसकी फोटोकॉपी, वो स्कैन वगैरह तो सारी चीज वहां होती हैं उनकी, क्योंकि हमें वो ओरिजिनल जमा कराना पड़ता है और उसी के बेस के ऊपर वो सारी चीज देते हैं। तो ये दोनों जो जगह है जहां पे हमारा रिकॉर्ड होता है और जहां हमें सर्विसेज के लिए देना पड़ता है, वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। जहां भी पुलिस को कोई शिकायत करता है कि भी हमारा आधार कार्ड चोरी हो करके किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, चाहे वो बैंक में फ्रॉड किया है या हमारे किसी और अकाउंट्स में उसने सेंधमारी करी है, तो वो सबसे पहले हम अपने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हीं के ऊपर जाके हमारी उंगली टिकती है, और हम वहां जाके, आमतौर पे हमारे पास बैंक फ्रॉड ज्यादा आ जाते हैं और बैंक में ही हमारा सारा रिकॉर्ड होता है और सारा ये जमा किया जाता है। तो वैसे तो बैंक अपना ध्यान रखता है, लेकिन ब्लैक शिप हर जगह होती हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे बैंक का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो जो ये रिकॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, अब जैसे ये जो लीकेज है ये सबसे खतरनाक है। इसके ऊपर जो उनके सुपरवाइजर ऑफिसर हैं, प्लस उनके जो सिस्टम उन्होंने अपना डेवलप कर रखा है, उसको सुरक्षित रखने का उनकी मेन जिम्मेवारी होती है। मैं आता हूं रणवीर पुलिस जी। उन्हीं को, जी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आप वहीं से करते हैं, आप, क्योंकि वो लीकेज के पॉइंट गेटवे आपको नजर आते हैं वहां पर। मैं सीधे आर.के. गौड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। गौड़ साहब, अगर मैं लीगली इस मसले को समझने की कोशिश करूं तो क्या हमारे पास वो लीगल हमारे पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो कानून मौजूद हैं, वो एक्ट्स मौजूद हैं जो जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें, जो बैरियर लगा सकें कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि थर्ड पार्टीज जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपसे डेटा तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई कानून है जो उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे कि भैया इस डेटा की सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी है, ये डेटा लीक नहीं होना चाहिए?
आनंद जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने और बहुत अच्छे शब्दों को कॉइन करके पूछा। देखिए, पहली चीज तो हमको ये जाननी और समझनी होगी, और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने, उसकी संवैधानिक पीठ ने ये कहा कि आपको आपके आधार की कॉपी एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य नहीं है। तो आपसे अगर कोई फोन कंपनी वाला आपका आधार मांगता है, कोई बैंकर आपसे आधार मांगता है, या कोई और वेंडर आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगता है, आप उसको मना करने का हक रखते हैं। आपसे आधार कौन मांग सकता है? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यदि आप ऑडिट की लिमिट में आते हैं। जी। तो सिर्फ पैन कार्ड का और आधार कार्ड का लिंकेज अवेलेबल है, अदरवाइज आप अपने पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट की कॉपी दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दीजिए, कुछ और दीजिए, आधार मत दीजिए, क्योंकि आधार आपकी एक अहर्ता निश्चित करता है। आधार, जैसे पवन दुग्गल जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, कि जितना कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उससे रिलेट करता है, आपको आपकी जो आइडेंटिटी है उससे वो रिलेट करता है। तो यदि कोई आधार कार्ड आपसे मांगता है तो आप साफ मना करिए, क्योंकि देश की संवैधानिक पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह बात मना की है कि आपसे आपका आधार कार्ड कोई नहीं मांगेगा। तो आप मना कर दीजिए, पहली चीज, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी अपनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा के लिए। दूसरी बात, आपका प्रश्न का दूसरा लिंब था कि इस आधार कार्ड को या आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे जो फ्रॉड होते हैं, उनसे जो अपराध होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज ये समझें कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक डिजिटल लॉकर में रखी और उसका पासवर्ड बता दिया दुनिया भर को इंटरनेट पे। ये हालात है, ये इतने गंभीर हालात है। मैं पिछले 2 महीने की बात करूंगा कि पिछले 2 महीने में 60 लाख लोगों का डेटा एचडीएफसी बैंक से बाहर आ गया। 36 लाख लोगों का डेटा आईसीआईसीआई बैंक से बाहर आने की खबरें हैं। हालांकि बैंक मना करता है, पर बहुत सारे अखबार अगर आप देखें तो उस बात की पुष्टि भी करते हैं। सो अगर लगभग 96 लाख लोगों का डेटा पिछले 2 महीने में सिर्फ 2 बैंक से बाहर निकल आने की खबरें हैं, तो आप सोचिए कि मेरा और आपका डेटा कहां उपलब्ध नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जिम्मेदारी जिन सर्विस प्रोवाइडर ने लिया, चाहे वो कोई भी है, उनकी कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित करने वाला कोई लॉ, कोई नियम, कोई कायदा है अपने पास? देखिए, कायदा बिल्कुल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोविजन है, बट वो इतने लचर हैं और हमारे पास इतनी खराब इन्वेस्टिगेशंस हैं। मैं इत्तेफाकन बहुत सारे केसेस बिटकॉइन हेस्ट के कर रहा हूं, या बहुत सारे साइबर क्राइम के जो मुकदमे करता हूं, तो क्राइम ब्रांच से कोई व्यक्ति आता है, इतनी लचर इन्वेस्टिगेशन के साथ आता है कि उसको हैकर उससे कहीं ज्यादा आगे है। जी। तो अगर हैकर उससे कहीं ज्यादा आगे आज है, तो वो अपने ऑफेंस को एक इन्वेस्टिगेटर या प्रोसिक्यूटर कैसे प्रूव कर पाएगा अगले कुछ सालों में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। मैं सीधे तो कानून का एग्जिस्टेंस है, आनंद जी, कानून का एग्जिस्टेंस है जी, बट उस कानून को इम्प्लाई करने का एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर हम ये देखें कि पूरे विश्व में क्या हालात हैं, तो पूरे विश्व में भी हालात मोरलेस ऐसे ही है कि डेटा बहुत इनसिक्योर है। पेंटागन की वेबसाइट अगर हैक हो सकती है, तो आपके किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की वेबसाइट हैक हो सकती है। अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आप स्वयं जिम्मेदारी लें। जी, अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हथियार आने वाले समय में और इस समय में भी डेटा ही है, और सबसे बड़ी पूंजी भी डेटा ही बनता जा रहा है, और डेटा का कारोबार धड़ल्ले से पूरी दुनिया में, डार्क वर्ल्ड में हो रहा है। खैर, मैं बिजॉन मिश्रा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। मिश्रा जी, ये जो जगह जगह फिंगरप्रिंट के स्कैनर्स लग गए हैं, जगह जगह आपसे बायोमेट्रिक के लिए मांगा जाता है, मोबाइल वेंडर के पास भी ये लग गए हैं, बैंक में भी कहते हैं हाथों हाथ केवाईसी हो जाएगा, अपना फिंगरप्रिंट आप दे दीजिए। ये कितना सुरक्षित है? जगह जगह इस किस्म की ये कियोस्क खुल जाना, या जगह जगह इस किस्म के सर्विस प्रोवाइडर का खुल जाना, या फिर एक निश्चित दायरे में होगा तो ज्यादा मजबूती रहेगी हमारे सुरक्षा चक्र में? आनंद भाई, जब भी कोई भी सेवा लोगों तक उपलब्ध करवाया जाता है, वो लोगों को सुविधा के लिए, सरल उपाय से लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए
लोगों को मतलब सशक्तिकरण करने के लिए ये सब सुविधाएं दिया जाता है। जी। सबसे बड़ी मतलब जो अहम बात है जो हम सब पैनल मेंबर से सुने, लेकिन हम कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को अपना डेटा को लेकर खुद को जिम्मेदारी से उसको सुरक्षित रखना होगा। जी। आपका डेटा और कोई नहीं सुरक्षित रख सकता है जब तक आप खुद अपना डेटा को सुरक्षित नहीं रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको सुरक्षित रखने के लिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होनी चाहिए, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हर समय जब हम अपना आधार कहीं पर भी यूज करते हैं या हम डिजिटली कोई भी सेवा यदि हम उपलब्ध करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आता है। जब तक हम ओटीपी नहीं देते हैं तब तक हमारा डेटा किसी के पास नहीं जाता है, ये समझ लीजिए। तो यदि चोर तो सब जगह होते हैं, आप अपने घर को यदि सुरक्षित रखेंगे फिर भी चोरी होता है, इसलिए इंश्योरेंस किया जाता है। जी जी। क्योंकि आप चोर से बच नहीं सकते हो। हर विदेश मतलब विश्व भर में डेटा का चोरी एक व्यापार है जी। और इसलिए फिर से टेक्नोलॉजी लाया जाता है कि कैसे आम उपभोक्ताओं को उसके डेटा का खाली सुरक्षा नहीं, उसके डेटा का कीमत भी मिलनी चाहिए। आज हमारे डेटा को लेकर कई थर्ड पार्टी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको फायदे मिल रहे हैं, लेकिन वो फायदे आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। तो विश्व भर में अब एक ऐसा तौर तरीका, नियम और कानून या पॉलिसी बन रहा है जहां पर हम अपने डेटा को किस ढंग से यूज करने देंगे हम निश्चित करेंगे और उसके लिए हमको क्या कीमत चाहिए वो हम तय करेंगे। बेजॉन जी, आपके तो पास मैं आता हूं। मेरा रणवीर जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूं। रणवीर जी, जो आर के गौड़ साहब ने एक पॉइंट उठाया वो था इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ। उनका कहना यह था कि फ्रॉड जब हो जाते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन जब चालू होती है तो जो लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या हमारी जो लोकल पुलिस है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वो वेल इक्विप्ड नहीं है और ऐसे में कई बार सही दिशा में जांच नहीं हो पाती और जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता, देरी हो जाती है या तब तक जो है अपराधी निकल जाते हैं? मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। हालांकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं हमारे वो कोशिश कर रहे हैं, सरकारें भी इसमें चिंतित हैं और डिपार्टमेंट भी चिंतित है जी, क्योंकि अभी तक हमारा जो आईटी सेल हैं हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, विशेष तौर से थानों के अंदर, वो डिपेंड करते हैं हमारी सरकार की विल पावर और हमारी डिपार्टमेंट की विल पावर और ट्रेनिंग सेंटर के विल पावर के ऊपर। जी, वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे, खासकर जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कांस्टेबल्स की तैयार होती है जी, उसके अंदर फिजिकल सिस्टम पे ज्यादा जोर है और आईटी सेल जो मेंटली बच्चों को तैयार करना होता है वहां पे अभी भी मैं कह रहा हूं काफी कमियां हैं आईटी सेल को और आईटी एक्सपर्ट को तैयार करने के लिए। हालांकि हम काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं 50 से 60%, लेकिन 40% मैं मानता हूं कि अभी भी उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की तरीके उनको करने पड़े। पवन जी, कुछ अहम सिक्योरिटी स्टेप्स जिनके जरिए हम अपने आधार को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला कदम, अपने आधार को लॉक करिए। यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर लॉकिंग की प्रक्रिया है। उससे लॉक करने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपके आधार पर ताला लग जाएगा, उसका अनावश्यक यूज नहीं होगा। दूसरी बात, अपने आधार की फोटोकॉपी हर सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर ना करिए। जहां तक हो सके अपना आधार ना शेयर करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार मैंडेटरी नहीं है। तीसरी बात, अगर आपने आधार शेयर भी करना है तो उसकी फोटोकॉपी पर दोनों लाइनें खींच के आप लिख दीजिए कि ये फला आधार नंबर फला एजेंसी को इस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, इस डेट पे दिया जा रहा है। उससे संभावित तौर पर इसके दुरुपयोग कम हो सकते हैं। कोशिश करें अपने आधार की फोटोकॉपी या उसके स्कैन अपने मोबाइल फोन पर ना रखें, क्योंकि अगर आपका फोन हैक हो गया तो ये भी चला जाएगा। पांचवी बात, अपने आधार को हर जगह कोट ना करिए, चाहे अपना पासपोर्ट हो, चाहे अपना पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनका ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी तुलना में आधार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी उसके साथ जुड़ी हुई है। छठी बात, आज आवश्यकता है कि आप
अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। सातवीं बात, अगर इंटरनेट पर कोई वेबसाइट आपसे आधार मांगती है तो कृपया ना दें। आठवीं बात, अगर कोई व्यक्ति फोन करके कॉल करता है और आपको आधार मांगता है या आधार शेयर करने की बात करता है तो शेयर ना करें। हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जितने आप ड्यूली डिलिजेंट हो जाएंगे उतना संभावित तौर पे आपका आधार का दुरुपयोग कम होगा और आप कम से कम शिकार होंगे आधार रिलेटेड साइबर क्राइम्स के। बिजॉन जी, आप अक्सर लोग जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, फाइनेंस करवाते हैं और जो फाइनेंस कंपनी के जो कारिंदे होते हैं वो आधार मांगते हैं, डिटेल्स मांगते हैं। बैंक्स जाते हैं तो आधार डिटेल्स मांगी जाती है, या फिर कहीं पर और भी कई जगहों पर आधार डिटेल्स मांगी जाती है। तो उनको आधार की डिटेल्स देना कितना सुरक्षित है, और क्या उनको नहीं देना, अब उनको देना क्या अनिवार्य नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, इसके बिना हो नहीं पाएगा, इसके बिना एक्टिव नहीं हो पाएगा। नहीं, अब तो कानून आ गया है आनंद भाई कि आधार यदि कोई मांगता है हम मना कर सकते हैं जी, देना अनिवार्य नहीं है। तो एक तो आपके पास चॉइस है, आप दें या ना दें। जैसे हम आपको अपना पर्सनल केस बता रहे हैं जी, हम अपना आधार बहुत रेगुलरली यूज करते हैं जी। हम नॉर्मली हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है उसको लेकर हम नहीं जाते जी, तो हम नॉर्मली आधार यूज करते हैं रेगुलरली और हम उस आधार को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यू सी, तो हम ऑलवेज चाहते हैं कि हम केयरफुल हों। हम जहां पर भी आधार यूज करते हैं जी, हम आधार को इस ढंग से यूज करें। बिजॉन साहब, एक और बात कही जाती है कि मास्क आधार का इस्तेमाल किया जाए। पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को मास्क आधार डाउनलोड करना नहीं आता है साइट से, तो जो आधार उनके पास नंबर है उसको अगर हम पेन से रब कर दें, लास्ट की 4 या 5 डिजिट जितनी जरूरी होती छोड़ें, तो क्या वो भी मास्क आधार की तरह ही वैलिड होगा? क्योंकि अक्सर लोग मना करते हैं सर्विस प्रोवाइडर कि ये नहीं चलेगा। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ये डेटा मांगा जाता है नॉर्मली। उसका मिसयूज यदि कोई करे तो नेचुरली इट इज अ ऑफेंस, इट इज अंडर प्रोसिक्यूशन एंड द पर्सन कैन बी टेकन टू टास्क। तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकता है। वो यदि हमारे डेटा को लेकर मिसयूज करते हैं हम उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकते हैं। और यू सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को क्यों अपनाए हैं? हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इसलिए अपनाए हैं ताकि हमारा लाइफ सरल हो जाए, हमारे लाइफ आसान हो, हमको 10 डॉक्यूमेंट्स लेके घूमना नहीं पड़े। मैं गौर साहब का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। गौर साहब, अपनी बात आप कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा, और समय की पाबंदी मेरे पास है। जी, मेरा सवाल ये है आपसे, अब मान लीजिए किसी आदमी के आधार से छेड़छाड़ हो गई, किसी शख्स के आधार से छेड़छाड़ हो गई, मेरे डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, मेरे नाम पर किसी ने किसी को लोन दिला दिया। हम जो व्यक्ति पीड़ित हुआ इस रूप में, उसके पास क्या लीगल रेमेडी है? वो कैसे अपने आप को इस कुचक्र से बाहर निकाले? आनंद जी, पहली चीज, उसके खिलाफ वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल करे। जी, उस साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल करने के साथ यदि वहां कोई कार्यवाही नहीं होती है तो कंसर्न के जिले के सीजीएम को अप्रोच करे और बताए कि साहब इन्वेस्टिगेशन आप सुपरवाइज कीजिए, और तमाम पहलू किसी साइबर एक्सपर्ट से, जिस लॉयर को साइबर लॉ का ज्ञान हो, उस लॉयर को हायर करे और अपनी बात को अन्वेषकों के और कोर्ट के पटल तक ले जाकर रख सके। जी, ये तो हुआ आपकी बात का जवाब। एक चीज जो शायद इस डिबेट से मिसिंग है, मैं आपको बस 1 मिनट में वो बात कह देता हूं। जी, जी, जी। देखिए, जो सुरक्षा है वो मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है, तो मुझे हमेशा अपने मोबाइल नंबर, नॉर्मली 2 मोबाइल नंबर रखने चाहिए। वो मोबाइल नंबर जो आधार लिंक है उसको स्पेरिंगली यूज करना चाहिए, उसे कम से कम यूज करना चाहिए। जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पर, जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं, उनके अतिरिक्त शॉपिंग ना करें। जी, 2 डिवाइसेस हमेशा इंसान रखे, जो भी व्यक्ति है वो 2 डिवाइसेस रखे। एक पर इंटरनेट पर सारी गतिविधि करे और दूसरी पर सिर्फ बैंकिंग गतिविधि करे। जी, अगर आपको अपने पैसे को बचाना है तो आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए, मैं रणवीर जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। रणवीर जी, अब
पुलिस की जिम्मेदारी पर बात आती है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात आती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर बात आती है। यहां पर पुलिस कितना प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती है लोगों को ऐसी सेंधमारी से बचाने के लिए, लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए? देखो, इसमें 3 सबसे बड़ी चीजें हैं जी। सबसे पहले तो जिसके साथ भी कोई फ्रॉड होता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर सेंटर से, तो सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है। जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा तब तक उसका सिस्टम काम नहीं करेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, सूचना देना। तो चाहे उसका मोबाइल गम हो, चाहे उसका कोई साथ फ्रॉड हो, ऐसे सिस्टम में आप उसको फौरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पुलिस को दो। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस थोड़ा जल्दी बता दीजिए क्योंकि समय की कंस्ट्रेंट है सर, समय 30 सेकंड। बस 1 मिनट में आपकी बात बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन के बाद हमारा साइबर जो सेल है वहां पे आपको इंफॉर्मेशन साथ ही प्रोवाइड करनी जरूरी होती है। तीसरी बात, जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका भी एक सेल अलग से होता है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। आप वहां भी अपनी रिकॉर्ड जरूर कराएं कंप्लेंट, जिससे कि वो उसके ऊपर एक्टिव होकर के काम कर सकें। तीसरी बात जो हमारी पुलिस की टीम की है, वो एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि पुलिस को, जो डिपार्टमेंट है, सरकारों को, दोनों को चाहिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट हमारे जो ट्रेनीज हैं उनको जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो आपके डेटा की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आपकी है, प्राथमिक की, और उसके बाद भी अगर कोई सेंधमारी होती है तो उसके तमाम स्टेप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए कैसे आप अपना आधार सुरक्षित रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।